चांद पे, अपनी मोहब्बत पे भरोसा करना सीखो। वो तो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता है। और ये जो बच्ची है, ये तुम्हारे सरबुलंद की मेहमान है ना। तुम इस घर की मालकिन हो, सरबुलंद के दिल की मालिक। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गवाया है, लेकिन खुद को कभी भी किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ा। और तुम असल में कौन हो, मैं ये भी बहुत जल्द पता कर लूंगा। मानो मर्द जात पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते। मर्दों में हम औरतों जैसी वफा नहीं है। मोहब्बत की सच्चाई का बार बार यकीन दिलाने से झूठी लगने लगती है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम मां बानो। भी जरा ख्याल कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके कपड़े पहनते पहनते बाकी सब चीजों पे भी कब्जा करके बैठ जाए। तुम्हारे अलावा ना कोई और है और ना कभी कोई हो सकता है। मेरा नाम शेरबानो है। माजरत में कल तुमसे मिलने नहीं आ सकी, ना तुम्हारी खैरियत मालूम की। मैंने तुम्हें तुम बोला, बुरा तो नहीं लगा? चलो गुड। तुम सोच रही होगी कि हम कितने गैर मेहमान नवाज हैं। कोई तुमसे तुम्हारी तबीयत पूछने नहीं आया, ना खाना देने आया। दरअसल बीजान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं आई। उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। तुम नहा लो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भिजवा देती हूँ। फिर बीबी जान के साथ ही नाश्ता कर लेंगे। जब तक तुम यहाँ हो तुम इसे अपना घर समझ सकती हो। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। बदगुमानी अच्छी बात नहीं है। जिसके आने से तुम्हें प्रॉब्लम है मैं जानता हूँ। उस मजलूम लड़की ने अपनी आंखों के सामने अपने शौहर का कत्ल होते देखा है और उस बात को भी 72 घंटे भी नहीं हुए हैं। उससे इनसिक्योर हो रही हो। सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं, वो भी तुम्हारी बदगुमानी की वजह से। ना रबिया की हिफाजत के लिए उसकी असल आइडेंटिटी मैं किसी को नहीं बता सकता था। मुदस्सिर की बीवी, उसका नाम रबिया है। रबिया? उसकी बेवा। मुदस्सिर भाई? मुदस्सिर भाई का कत्ल हुआ है? कुछ नहीं पता किसने किया। मुझसे इतना पता था कि रबिया की जान खतरे में थी। सदमे में है वो। 3 दिन पहले जिस सानिया से गुजरी अभी तक उसके ट्रॉमा में है। डॉक्टर्स की एडवाइस के अगेंस्ट उसको हॉस्पिटल से यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसे सदमे से निकालने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए। कल तो सब शोर मचा रहे थे घर पर कि मैं इसको ले आया हूँ, मगर किसी ने भी उसको घर का मेहमान तक समझ के उसकी परवाह नहीं की। दवाइयाँ लेना कितना जरूरी था उसके लिए टाइम पर दवाइयाँ तो छोड़ो, किसी ने उसको खाने की ट्रे देने के बाद ये भी पता करने की कोशिश नहीं की कि उसने खाना खाया भी है या नहीं। मेरा उसके कमरे में रात के वक्त जाना नामुनासिब है, मगर अगर तुम समेत हवेली की सब औरतें उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं है तो मेरे पास और ऑप्शन क्या है? क्या बस उसे कमरे में भूखा प्यासा मरने देता? अगर कोई और हमदर्दी नहीं दिखा पा रहा तो तुम तो थोड़ी सी हमदर्दी कर लो बानो। मेरे बचपन के दोस्त की बेवा है, मैं सोच के उसकी हेल्प कर दूं। ख्याल रख लो थोड़ा सा। तुम्हारे शक ने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा एतबार करती।
सरबलन तो समझदार लड़का है, बगैर सोचे समझे कुछ नहीं करता। गुलजान मुझे बता रही थी कि हवेली में हर शख्स इसी बारे में बात कर रहा है कि हमारा सरदार किसी लड़की को लेकर आया है। अभी तो सौराब लाला नहीं है, वो आएंगे तो पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेंगे इस बात पर। बच्चे, तुम्हारे मियाँ के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे और तुम्हें सब्र दे। कैसी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गम आ गया तुम्हारे ऊपर। पर ये तो खुदा की मसलहत है ना। इंसान इस सब के सामने बेबस है। हौसला करो बच्चे, और इस हवेली को अपना ही घर समझ के जितनी देर रहना चाहो आराम से रहो। तुम्हें तो सरबुलंद की खातिर उस लड़की की खास मेहमानदारी करनी चाहिए। खाना ना खाने से दुखों का मदावा नहीं होता, अपने और दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बनता है। मुदस्सिर अपने आखिरी लम्हों में भी आप ही के सलामती के लिए फिक्रमंद था, अब उसकी रूह के लिए बेचैनी का सबब ही बनेंगी। यही हकीकत है जिंदगी की, ना चाहते हुए भी जीना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि तोरसम रबिया को उसके साथ मुदस्सर के साथ देख लेता है, जिसके बाद उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है उस पर, और फिर वो उसको मारने के लिए वहाँ पर चले जाता है और आखिरकार उसे मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रबिया को इशारे के बारे में खबर होती है और तोरसम उसे भी बेहोश करने के बाद वहाँ पर बैठा रहता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि सरबुलंद को इशारे के बारे में खबर हो जाती है और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर वो वहाँ पर मौका वारदात पर रबिया को अपने साथ अस्पताल की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही होती है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद होश आती है तो पता चलता है कि मुदस्सिर की लाश भी वहाँ पर ही पड़ी है, और बाद में मुदस्सिर को दफन कर दिया जाता है। और फिर वहाँ पर सरबुलंद रबिया को अपने साथ हवेली ले जाता है, और फिर जब वो उसे हवेली लेकर जाता है तो उसकी नौकरानी बाहर खड़ी होती है और वो ये देखती है कि वो अपने साथ किसी लड़की को लेकर आ रहा है। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और भागती जाती है बानो के पास और सरबुलंद की वालदा के पास। और वो जब वहाँ पर जाती है तो बानो ये बोलती है कि सरबुलंद आ गए हैं ना, तो फिर वो बोलती है कि हमेशा की तरह आपको सरबुलंद के आते साथ ही पता चल जाता है कि वो आ गया है, लेकिन वो बोलती है कि इस दफ़ा वो अपने साथ किसी लड़की को भी लेकर आया है। जब वो ये सुनती है तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हम उससे पता कर लेते हैं कि वो लड़की कौन है। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद रबिया के पास खड़ा होता है और वो उसे ये कह रहा होता है कि हम डॉक्टर की एडवाइस के ख़िलाफ़ आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको यहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, हम आपकी हर किस्म की मदद करेंगे, बस आपको यहाँ पर सही से रहना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो पूछती है कि ये कौन है। तो सरबुलंद बोलता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो बाहर चले जाते हैं और बानो सरबुलंद के पीछे पड़ जाती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन है, लेकिन वो बता नहीं रहा होता। और वो तब तक नहीं बताता जब तक सरबुलंद अपनी वालदा के पास नहीं पहुंच जाता। जब वो अपनी वालदा के पास पहुंचता है तो फिर बानो कहती है कि बीजान देखे ना, ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। तो फिर वो बोलती है कि एक मिनट रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो, वो बता देता है। और फिर वो थोड़ी देर बाद खुद उससे पूछती है कि बताओ बेटा वो कौन है। तो फिर वो बोलता है कि वो किसी मेरे करीबी दोस्त की बेवा है, उसके सामने उसके शौहर को मार दिया गया था, अभी इस बात को गुजरे 72 घंटे भी नहीं हुए और मैंने उसे अपने घर में पनाह दी है। जब ये बानो ये बात सुनती है तो फिर वो ये कहती है कि मैं इसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन मैंने इस लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद सरबुलंद बोलता है कि मुझसे इस बारे में और बात ना करो, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। वहाँ पर सरबुलंद की वालदा भी यही कहती हैं कि बेटा तुम उस पर सही से यकीन रखो, और जब वक्त आएगा तो फिर वो तुम्हें खुद ही बता देगा। लेकिन बानो का शक और बढ़ता चला जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी सारी नौकरानियाँ किचन में खड़े होकर बातें कर रही होती हैं कि सरबुलंद इस दफ़ा अपने साथ किसी खूबसूरत लड़की को लेकर आया है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों
दोनों का आपस में चक्कर चल रहा हो। हम देखते हैं कि बानो साइड से गुजर रही होती है तो उसके कानों में बातें चली जाती हैं और फिर वो वहाँ पर आके नौकरानियों को डांटने लग जाती है और उसे काम पर लगा देती है और वहाँ पर बैठकर पानी पीने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है और फिर वो बोलती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ, उसने बोला है कि वो किसी करीबी दोस्त की बेवा है और उसको उसने अपने घर में पनाह दी है। तो फिर उसकी भाभी बोलती है कि ये क्या बात हुई, अब लोग इतनी ज़्यादा बातें बना रहे हैं। जिसके बाद बानो कहती है कि उसने मुझे भी साफ साफ सारा कुछ बताने से इनकार कर दिया। तो फिर वो उसकी भाभी बोलती है अच्छा, उस लड़की पर नज़र रखना। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद अपनी वालदा के पास बैठा होता है। तभी नौकरानी आती है और बोलती है कि ज़रमाला बाजी यहाँ पर आ गई हैं। ज़रमाला सरबलंद ने रबिया को उसका नाम दिया होता है ताकि उस हवेली के अंदर उसकी पहचान छुपी रहे और फिर किसी को पता न चले। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि रबिया आ जाती है और फिर सरबलंद की वालदा उससे मिलती हैं। तो वो देखते साथ ही कहती हैं कि बेटा, तुम्हें इस तरह लग रही हो कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है और तुम यहाँ पर आराम से रहो, तुम सरबलंद के मेहमान हो, मतलब हमारी मेहमान हो। जिसके बाद उसे उसके कमरे में वापस भिजवा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद के कहने पर उसको खाना भिजवाया जाता है। तो वो खाना नहीं खाती तो फिर सरबलंद से उसकी नौकरानी से पूछता है कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया। तो वो बोलती है कि जब मैं देने गई थी तब तो उन्होंने शुरू नहीं किया था, अभी का पता नहीं। तो फिर सरबलंद को गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो अपनी नौकरानी को उसके साथ लेकर दोबारा नया ताज़ा खाना लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वहाँ पर जाता है तो फिर वो अपनी नौकरानी को वापस भिजवा देता है और फिर वहाँ पर वो ये बात रबिया के साथ बात करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि आपने अपने लिए तो नहीं खाना, लेकिन सर वहाँ पर मुदस्सर की रूह के लिए तो खा लें। जब मुदस्सर का नाम रबिया सुनती है तो फिर वो बौखला जाती है और फिर वो ये कहने लगती है कि वो मुझे नुकसान पहुँचाने आए थे लेकिन वो मुदस्सर को अपने साथ ले गए और यही हुआ था। और फिर सरबुलंद ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप रिलैक्स रहें, आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और वहाँ पर उसका बीपी वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है और वो बेहोश होने की कगार पर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे वहाँ पर दवाई देता है और फिर वो उसे पानी देता है। तो वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो ये सब कुछ देख लेती है और वो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि सरबुलंद ने किसी और लड़की को हाथ लगाया होता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि तोरसम रबिया को उसके साथ मुदस्सर के साथ देख लेता है। जिसके बाद उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है उस पर और फिर वो उसको मारने के लिए वहाँ पर चले जाता है और आखिरकार उसे मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रबिया को इशारे के बारे में खबर होती है और तोरसम उसे भी बेहोश करने के बाद वहाँ पर बैठा रहता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि सरबलंद को इशारे के बारे में खबर हो जाती है और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर वो वहाँ पर मौका वारदात पर रबिया को अपने साथ अस्पताल की तरफ ले जाता है क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही होती है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद होश आती है तो पता चलता है कि मुदस्सर की लाश भी वहाँ पर ही पड़ी है और बाद में मुदस्सर को दफन कर दिया जाता है। और फिर वहाँ पर सरबलंद रबिया को अपने साथ हवेली ले जाता है और फिर जब वो उसे हवेली लेकर जाता है तो उसकी नौकरानी बाहर खड़ी होती है और वो ये देखती है कि वो अपने साथ किसी लड़की को लेकर आ रहा है। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और भागती हुई जाती है बानो के पास और सरबलंद की वालदा के पास। और वो जब वहाँ पर जाती है तो बानो ये बोलती है कि सरबलंद आ गए हैं ना। तो फिर वो बोलती है कि हमेशा की तरह आपको सरबलंद के आते साथ ही पता चल जाता है कि वो आ गया है, लेकिन वो बोलती है कि इस दफ़ा वो अपने साथ किसी लड़की को भी लेकर आया है। जब वो ये सुनती है तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम उससे पता कर लेते हैं कि वो लड़की कौन है। और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद रबिया के पास खड़ा होता है और वो उसे ये कह रहा होता है कि हम डॉक्टर के एडवाइस के ख़िलाफ़ आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको यहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, हम आपकी हर किस्म की मदद करेंगे, बस आपको यहाँ पर सही से रहना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो पूछती है कि ये कौन है। तो सरबलंद बोलता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो बाहर चले जाते हैं और बानो सरबलंद के पीछे पड़ जाती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन है, लेकिन वो
बता नहीं रहा होता और वो तब तक नहीं बताता जब तक सरबलंद अपनी वालदा के पास नहीं पहुंच जाता। जब वो अपनी वालदा के पास पहुंचता है तो फिर बानो कहती है कि बीजान देखे ना, ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। तो फिर वो बोलती है कि 1 मिनट रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो, फिर बता देता है। और फिर वो थोड़ी देर बाद खुद उससे पूछती है कि बताओ बेटा वो कौन है। तो फिर वो बोलता है कि वो किसी मेरे करीबी दोस्त की बेवा है, उसके सामने उसके शौहर को मार दिया गया था। अभी इस बात को गुजरे 72 घंटे भी नहीं हुए और मैंने उसे अपने घर में पनाह दी है। जब ये बानो ये बात सुनती है तो फिर वो ये कहती है कि मैं इसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन मैंने इस लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद सरबलंद बोलता है कि मुझसे इस बारे में और बात ना करो, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। वहाँ पर सरबलंद की वालदा भी यही कहती हैं कि बेटा तुम उस पर अच्छे से यकीन रखो और जब वक्त आएगा तो फिर वो तुम्हें खुद ही बता देगा। लेकिन बानो का शक और बढ़ता चला जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी सारी नौकरानियाँ किचन में खड़े होकर बातें कर रही होती हैं कि सरबलंद इस दफ़ा अपने साथ किसी खूबसूरत लड़की को लेकर आया है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा हो। हम देखते हैं कि बानो साइड से गुजर रही होती है तो उसके कानों में बातें चली जाती हैं और फिर वो वहाँ पर आके नौकरानियों को डांटने लग जाती है और उसे काम पर लगा देती है और वहाँ पर बैठकर पानी पीने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है और फिर वो बोलती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या सरबलंद अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ, उसने बोला है कि वो किसी करीबी दोस्त की बेवा है और उसको उसने अपने घर में पनाह दी है। तो फिर उसकी भाभी बोलती है कि ये क्या बात हुई, अब लोग इतनी ज़्यादा बातें बना रहे हैं। जिसके बाद बानो कहती है कि उसने मुझे भी साफ साफ सारा कुछ बताने से इनकार कर दिया। तो फिर वो उसकी भाभी बोलती है अच्छा उस लड़की पर नज़र रखना। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद अपनी वालदा के पास बैठा होता है। तभी नौकरानी आती है और बोलती है कि ज़रमाला बाजी यहाँ पर आ गई हैं। ज़रमाला सरबलंद ने रबिया को उसका नाम दिया होता है ताकि उस हवेली के अंदर उसकी पहचान छुपी रहे और फिर किसी को पता न चले। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि रबिया आ जाती है और फिर सरबलंद की वालदा उससे मिलती हैं। तो वो देखते साथ ही कहती हैं कि बेटा तुम्हें इस तरह लग रही हो कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है और तुम यहाँ पर आराम से रहो, तुम सरबलंद के मेहमान हो, मतलब हमारी मेहमान हो। जिसके बाद उसे उसके कमरे में वापस भिजवा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद के कहने पर उसको खाना भिजवाया जाता है। तो वो खाना नहीं खाती तो फिर सरबलंद उसकी नौकरानी से पूछता है कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया। तो वो बोलती है कि जब मैं देने गई थी तब तो उन्होंने शुरू नहीं किया था, अभी का पता नहीं। तो फिर सरबलंद को गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो अपनी नौकरानी को उसके साथ लेकर दोबारा नया ताज़ा खाना लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वहाँ पर जाता है तो फिर वो अपनी नौकरानी को वापस भिजवा देता है और फिर वहाँ पर वो ये बात रबिया के साथ बात करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि आपने अपने लिए तो नहीं खाना लेकिन सर वहाँ पर मुदस्सर की रूह के लिए तो खा लें। जब मुदस्सर का नाम रबिया सुनती है तो फिर वो बौखला जाती है और फिर वो ये कहने लगती है कि वो मुझे नुकसान पहुँचाने आए थे लेकिन वो मुदस्सर को अपने साथ ले गए और यही हुआ था। और फिर सरबलंद ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप रिलैक्स रहें, आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और वहाँ पर उसका बीपी वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है और वो बेहोश होने की कगार पर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे वहाँ पर दवाई देता है और फिर वो उसे पानी देता है। तो वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो ये सब कुछ देख लेती है और वो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि सरबलंद ने किसी और लड़की को हाथ लगाया होता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि तोरसम रबिया को उसके साथ मुदस्सर के साथ देख लेता है। जिसके बाद उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है उस पर और फिर वो उसको मारने के लिए वहाँ पर चले जाता है और आखिरकार उसे मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रबिया को इशारे के बारे में खबर होती है और तोरसम उसे भी बेहोश करने के बाद वहाँ पर बैठा रहता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि सरबलंद को इशारे के बारे में खबर हो जाती है और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर वो वहाँ पर मौका वारदात पर रबिया को अपने साथ अस्पताल की तरफ ले जाता है क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही होती है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद होश आती है तो पता चलता है कि मुदस्सर की लाश भी वहाँ पर ही पड़ी है और बाद में मुदस्सर को दफन कर दिया जाता है। और फिर वहाँ पर सरबलंद
रबिया को अपने साथ हवेली ले जाता है और फिर जब वो उसे हवेली लेकर जाता है तो उसकी नौकरानी बाहर खड़ी होती है और वो ये देखती है कि वो अपने साथ किसी लड़की को लेकर आ रहा है। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और भागती हुई जाती है बानो के पास और सरबुलंद की वालदा के पास। और वो जब वहाँ पर जाती है तो बानो ये बोलती है कि सरबुलंद आ गए हैं ना। तो फिर वो बोलती है कि हमेशा की तरह आपको सरबुलंद के आते साथ ही पता चल जाता है कि वो आ गया है, लेकिन वो बोलती है कि इस दफ़ा वो अपने साथ किसी लड़की को भी लेकर आया है। जब वो ये सुनती है तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम उससे पता कर लेते हैं कि वो लड़की कौन है। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद रबिया के पास खड़ा होता है और वो उसे ये कह रहा होता है कि हम डॉक्टर के एडवाइस के ख़िलाफ़ आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको यहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, हम आपकी हर किस्म की मदद करेंगे, बस आपको यहाँ पर सही से रहना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो पूछती है कि ये कौन है। तो सरबुलंद बोलता है कि बाहर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो बाहर चले जाते हैं और बानो सरबुलंद के पीछे पड़ जाती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन है, लेकिन वो बता नहीं रहा होता। और वो तब तक नहीं बताता जब तक सरबुलंद अपनी वालदा के पास नहीं पहुंच जाता। जब वो अपनी वालदा के पास पहुंचता है तो फिर बानो कहती है कि बीजान देखे ना, ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। तो फिर वो बोलती है कि 1 मिनट रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो, फिर बता देता है। और फिर वो थोड़ी देर बाद खुद से पूछती है कि बताओ बेटा वो कौन है। तो फिर वो बोलता है कि वो किसी मेरे करीबी दोस्त की बेवा है, उसके सामने उसके शौहर को मार दिया गया था, अभी इस बात को गुजरे 72 घंटे भी नहीं हुए और मैंने उसे अपने घर में पनाह दी है। जब ये बानो ये बात सुनती है तो फिर वो ये कहती है कि मैं इसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन मैंने इस लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद सरबुलंद बोलता है कि मुझसे इस बारे में और बात ना करो, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। वहाँ पर सरबुलंद की वालदा भी यही कहती हैं कि बेटा तुम उस पर अच्छे से यकीन रखो और जब वक्त आएगा तो फिर वो तुम्हें खुद ही बता देगा। लेकिन बानो का शक और बढ़ता चला जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी सारी नौकरानियाँ किचन में खड़े होकर बातें कर रही होती हैं कि सरबुलंद इस दफ़ा अपने साथ किसी खूबसूरत लड़की को लेकर आया है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा हो। हम देखते हैं कि बानो साइड से गुजर रही होती है तो उसके कानों में बातें चली जाती हैं और फिर वो वहाँ पर आके नौकरानियों को डांटने लग जाती है और उसे काम पर लगा देती है और वहाँ पर बैठकर पानी पीने लगती है। तो फिर वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है और फिर वो बोलती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ, उसने बोला है कि वो किसी करीबी दोस्त की बेवा है और उसको उसने अपने घर में पनाह दी है। तो फिर वो उसकी भाभी बोलती है कि ये क्या बात हुई, अब लोग इतनी ज़्यादा बातें बना रहे हैं। जिसके बाद बानो कहती है कि उसने मुझे भी साफ साफ सारा कुछ बताने से इनकार कर दिया। तो फिर वो उसकी भाभी बोलती है अच्छा उस लड़की पर नज़र रखना। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद अपनी वालदा के पास बैठा होता है। तभी नौकरानी आती है और बोलती है कि ज़रमाला बाजी यहाँ पर आ गई हैं। ज़रमाला सरबुलंद ने उससे रबिया को उसका नाम दिया होता है ताकि उस हवेली के अंदर उसकी पहचान छुपी रहे और फिर किसी को पता न चले। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि रबिया आ जाती है और फिर सरबुलंद की वालदा उससे मिलती हैं। तो वो देखते साथ ही कहती हैं कि बेटा तुम्हें इस तरह लग रही हो कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है और तुम यहाँ पर आराम से रहो, तुम सरबुलंद के मेहमान हो, मतलब हमारी मेहमान हो। जिसके बाद उसे उसके कमरे में वापस भिजवा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद के कहने पर उसको खाना भिजवाया जाता है। वो खाना नहीं खाती तो फिर सरबुलंद से उसकी नौकरानी से पूछता है कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया। तो वो बोलती है कि जब मैं देने गई थी तब तो उन्होंने शुरू नहीं किया था, अभी का पता नहीं। तो फिर सरबुलंद को गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो अपनी नौकरानी को उसके साथ लेकर दोबारा नया ताज़ा खाना लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वहाँ पर जाता है तो फिर वो अपनी नौकरानी को वापस भिजवा देता है और फिर वहाँ पर वो ये बात रबिया के साथ बात करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि आपने अपने लिए तो नहीं खाना, लेकिन सर वहाँ पर मुदस्सर की रूह के लिए तो खा लें। जब मुदस्सर का नाम रबिया सुनती है तो फिर वो बुखला जाती है और फिर वो ये कहने लगती है कि वो मुझे नुकसान पहुँचाने आए थे लेकिन वो मुदस्सर को अपने साथ ले गए और यही हुआ था। और फिर सरबुलंद ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप रिलैक्स रहें, आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और वहाँ पर उसका बीपी वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है और वो बेहोश होने की कगार पर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे वहाँ पर दवाई देता है और फिर वो उसे पानी देता है। तो वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो ये सब कुछ देख लेती है और वो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि सरबुलंद ने किसी और लड़की को हाथ लगाया होता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है और फिर यहीं पर इस किस्सा का अख्तिताम भी हो जाता है।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि तोरसम रबिया को उसके साथ मुदस्सर के साथ देख लेता है, जिसके बाद उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है उस पर, और फिर वो उसको मारने के लिए वहाँ पर चले जाता है और आखिरकार वो उसे मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रबिया को सारे के बारे में खबर होती है और तोरसम उसे भी बेहोश करने के बाद वहाँ पर बैठा रहता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि सरबलंद को सारे के बारे में खबर हो जाती है और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर वो वहाँ पर मौका वारदात पर रबिया को अपने साथ अस्पताल की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही होती है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद होश आती है तो पता चलता है कि मुदस्सर की लाश भी वहाँ पर ही पड़ी है, और बाद में मुदस्सर को दफन कर दिया जाता है। और फिर वहाँ पर सरबलंद रबिया को अपने साथ हवेली ले जाता है, और फिर जब वो उसे हवेली लेकर जाता है तो उसकी नौकरानी बाहर खड़ी होती है और वो ये देखती है कि वो अपने साथ किसी लड़की को लेकर आ रहा है। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और भागती हुई जाती है बानो के पास और सरबलंद की वालदा के पास। और वो जब वहाँ पर जाती है तो बानो ये बोलती है कि सरबलंद आ गए हैं ना, तो फिर वो बोलती है कि हमेशा की तरह आपको सरबलंद के आते साथ ही पता चल जाता है कि वो आ गया है, लेकिन वो बोलती है कि इस दफ़ा वो अपने साथ किसी लड़की को भी लेकर आया है। जब वो ये सुनती है तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम उससे पता कर लेते हैं कि वो लड़की कौन है। और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद रबिया के पास खड़ा होता है और वो उसे ये कह रहा होता है कि हम डॉक्टर की एडवाइस के ख़िलाफ़ आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको यहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, हम आपकी हर किस्म की मदद करेंगे, बस आपको यहाँ पर सही से रहना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो पूछती है कि ये कौन है। तो सरबलंद बोलता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो बाहर चले जाते हैं और बानो सरबलंद के पीछे पड़ जाती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन है, लेकिन वो बता नहीं रहा होता। और वो तब तक नहीं बताता जब तक सरबलंद अपनी वालदा के पास नहीं पहुंच जाता। जब वो अपनी वालदा के पास पहुंचता है तो फिर बानो कहती है कि भी जान देखे ना, ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। तो फिर वो बोलती है कि एक मिनट रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो, फिर बता देता है। और फिर वो थोड़ी देर बाद खुद उससे पूछती है कि बताओ बेटा वो कौन है। तो फिर वो बोलता है कि वो किसी मेरे करीबी दोस्त की बेवा है, उसके सामने उसके शौहर को मार दिया गया था, अभी इस बात को गुजरे 72 घंटे भी नहीं हुए और मैंने उसे अपने घर में अपना दी है। जब ये बानो ये बात सुनती है तो फिर वो ये कहती है कि मैं इसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन मैंने इस लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद सरबलंद बोलता है कि मुझसे इस बारे में और बात ना करो, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। वहाँ पर सरबलंद की वालदा भी यही कहती हैं कि बेटा तुम उस पर अच्छे से यकीन रखो, और जब वक्त आएगा तो फिर वो तुम्हें खुद ही बता देगा। लेकिन बानो का शक और बढ़ता चला जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी सारी नौकरानियाँ किचन में खड़े होकर बातें कर रही होती हैं कि सरबलंद इस दफ़ा अपने साथ किसी खूबसूरत लड़की को लेकर आया है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा हो। हम देखते हैं कि बानो साइड से गुजर रही होती है तो उसके कानों में बातें चली जाती हैं और फिर वो वहाँ पर आके नौकरानियों को डांटने लग जाती है और उसे काम पर लगा देती है और वहाँ पर बैठकर पानी पीने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है और फिर वो बोलती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या सरबलंद अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ, उसने बोला है कि वो किसी करीबी दोस्त की बेवा है और उसको उसने अपने घर में पनाह दी है। तो फिर उसकी भाभी बोलती है कि ये क्या बात हुई, अब लोग इतनी ज़्यादा बातें बना रहे हैं। जिसके बाद बानो कहती है कि उसने मुझे भी साफ साफ सारा कुछ बताने से इनकार कर दिया। तो फिर वो उसकी भाभी बोलती है अच्छा उस लड़की पर नज़र रखना। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद अपनी वालदा के पास बैठा होता है। तभी नौकरानी आती है और बोलती है कि ज़रमाला बाजी यहाँ पर आ गई हैं। ज़रमाला सरबलंद ने रबिया को उसका नाम दिया होता है ताकि उस हवेली के अंदर उसकी पहचान छुपी रहे और फिर किसी को पता न चले। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि रबिया आ जाती है और फिर सरबलंद की वालदा उससे मिलती हैं। तो वो देखते साथ ही कहती हैं कि बेटा तुम्हें इस तरह लग रही हो कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है और तुम यहाँ पर आराम से रहो, तुम सरबलंद के मेहमान हो, मतलब हमारी मेहमान हो। जिसके बाद उसे उसके कमरे में वापस भिजवा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद के कहने पर उसको खाना भिजवाया जाता है। तो वो खाना नहीं खाती तो फिर सरबलंद उसकी नौकरानी से पूछता है कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया। तो वो बोलती है कि जब मैं देने गई थी तब तो उन्होंने शुरू नहीं किया था, अभी का पता नहीं। तो फिर सरबलंद को गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो अपनी नौकरानी को उसके साथ लेकर दोबारा नया ताज़ा खाना लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वहाँ पर जाता है तो फिर वो अपनी नौकरानी को वापस भिजवा देता है और फिर वहाँ
वहाँ पर वो ये बात सर रबिया के साथ बात करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि आपने अपने लिए तो नहीं खाना, लेकिन सर वहाँ पर मुदस्सर की रूह के लिए तो खा लें। जब मुदस्सर का नाम रबिया सुनती है तो फिर वो बौखला जाती है और फिर वो ये कहने लगती है कि वो मुझे नुकसान पहुँचाने आए थे, लेकिन वो मुदस्सर को अपने साथ ले गए और फिर वो और यही हुआ था। और फिर सरबुलंद ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप रिलैक्स रहें, आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और वहाँ पर उसका बीपी वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है और वो बेहोश होने के की कगार पर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे वहाँ पर दवाई देता है और फिर वो उसे पानी देता है। तो वहाँ पर मानो आ जाती है और फिर वो ये सब कुछ देख लेती है और वो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि सरबुलंद ने किसी और लड़की को हाथ लगाया होता है। और वो कमरे में जाकर रोने लगती है और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि तोरसम रबिया को उसके साथ मुदस्सर के साथ देख लेता है, जिसके बाद उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है उस पर और फिर वो उसको मारने के लिए वहाँ पर चले जाता है और आखिरकार उसे मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रबिया को सारे के बारे में खबर होती है और तोरसम उसे भी बेहोश करने के बाद वहाँ पर बैठा रहता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि सरबुलंद को सारे के बारे में खबर हो जाती है और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर वो वहाँ पर मौका वारदात पर रबिया को अपने साथ अस्पताल की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही होती है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद होश आती है तो पता चलता है कि मुदस्सर की लाश भी वहाँ पर ही पड़ी है और बाद में मुदस्सर को दफन कर दिया जाता है। और फिर वहाँ पर सरबुलंद रबिया को अपने साथ हवेली ले जाता है और फिर जब वो उसे हवेली लेकर जाता है तो उसकी नौकरानी बाहर खड़ी होती है और वो ये देखती है कि वो अपने साथ किसी लड़की को लेकर आ रहा है। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और भागती हुई जाती है बानो के पास और सरबुलंद की वालदा के पास। और वो जब वहाँ पर जाती है तो बानो ये बोलती है कि सरबुलंद आ गए हैं ना। तो फिर वो बोलती है कि हमेशा की तरह आपको सरबुलंद के आते साथ ही पता चल जाता है कि वो आ गया है, लेकिन वो बोलती है कि इस दफ़ा वो अपने साथ किसी लड़की को भी लेकर आया है। जब वो ये सुनती है तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम उससे पता कर लेते हैं कि वो लड़की कौन है। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद रबिया के पास खड़ा होता है और वो उसे ये कह रहा होता है कि हम डॉक्टर की एडवाइस के ख़िलाफ़ आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको यहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, हम आपकी हर किस्म की मदद करेंगे, बस आपको यहाँ पर सही से रहना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो पूछती है कि ये कौन है। तो सरबुलंद बोलता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो बाहर चले जाते हैं और बानो सरबुलंद के पीछे पड़ जाती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन है, लेकिन वो बता नहीं रहा होता और वो तब तक नहीं बताता जब तक सरबुलंद अपनी वालदा के पास नहीं पहुंच जाता। जब वो अपनी वालदा के पास पहुंचता है तो फिर बानो कहती है कि भी जान देखे ना, ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। तो फिर वो बोलती है कि एक मिनट रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो, फिर बता देता है। और फिर वो थोड़ी देर बाद खुद उससे पूछती है कि बताओ बेटा वो कौन है। तो फिर वो बोलता है कि वो किसी मेरे करीबी दोस्त की बेवा है, उसके सामने उसके शौहर को मार दिया गया था, अभी इस बात को गुजरे 72 घंटे भी नहीं हुए और मैंने उसे अपने घर में पनाह दी है। जब ये बानो ये बात सुनती है तो फिर वो ये कहती है कि मैं इसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन मैंने इस लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद सरबुलंद बोलता है कि मुझसे इस बारे में और बात ना करो, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। वहाँ पर सरबुलंद की वालदा भी यही कहती हैं कि बेटा तुम उस पर अच्छे से यकीन रखो और जब वक्त आएगा तो फिर वो तुम्हें खुद ही बता देगा। लेकिन बानो का शक और बढ़ता चला जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी सारी नौकरानियाँ किचन में खड़े होकर बातें कर रही होती हैं कि सरबुलंद इस दफ़ा अपने साथ किसी खूबसूरत लड़की को लेकर आया है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा हो। हम देखते हैं कि बानो साइड से गुजर रही होती है तो उसके कानों में बातें चली जाती हैं और फिर वो वहाँ पर आके नौकरानियों को डांटने लग जाती है और उसे काम पर लगा देती है और वहाँ पर बैठकर पानी पीने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है और फिर वो बोलती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ, उसने बोला है कि वो किसी करीबी दोस्त की बेवा है और उसको उसने अपने घर में पनाह दी है। तो फिर उसकी भाभी बोलती है कि ये क्या बात हुई, अब लोग इतनी ज़्यादा बातें बना रहे हैं। जिसके बाद बानो कहती है कि उसने मुझे भी साफ साफ सारा कुछ बताने से इनकार कर दिया। तो फिर वो उसकी भाभी बोलती है अच्छा उस लड़की पर नज़र रखना। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर
सरबलंद अपनी वालदा के पास बैठा होता है, तभी नौकरानी आती है और बोलती है कि ज़रमाला बाजी यहाँ पर आ गई हैं। ज़रमाला सरबलंद ने उससे रबिया को उसका नाम दिया होता है ताकि उस हवेली के अंदर उसकी पहचान छुपी रहे और फिर किसी को पता न चले। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि रबिया आ जाती है और फिर सरबलंद की वालदा उससे मिलती हैं, तो वो देखते साथ ही कहती हैं कि बेटा तुम्हें इस तरह लग रही हो कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है और तुम यहाँ पर आराम से रहो, तुम सरबलंद के मेहमान हो, मतलब हमारी मेहमान हो। जिसके बाद उसे उसके कमरे में वापस भिजवा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद के कहने पर उसको खाना भिजवाया जाता है। तो वो खाना नहीं खाती, तो फिर सरबलंद से उसकी नौकरानी से पूछता है कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया। तो वो बोलती है कि जब मैं देने गई थी तब तो उन्होंने शुरू नहीं किया था, अभी का पता नहीं। तो फिर सरबलंद को गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो अपनी नौकरानी को उसके साथ लेकर दोबारा नया ताज़ा खाना लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वहाँ पर जाता है तो फिर वो अपनी नौकरानी को वापस भिजवा देता है और फिर वहाँ पर वो ये बात रबिया के साथ बात करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि आपने अपने लिए तो नहीं खाना, लेकिन सर वहाँ पर मुदस्सर की रूह के लिए तो खा लें। जब मुदस्सर का नाम रबिया सुनती है तो फिर वो बौखला जाती है और फिर वो ये कहने लगती है कि वो मुझे नुकसान पहुँचाने आए थे लेकिन वो मुदस्सर को अपने साथ ले गए और फिर वो और यही हुआ था। और फिर सरबलंद ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप रिलैक्स रहें, आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और वहाँ पर उसका बीपी वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है और वो बेहोश होने की कगार पर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे वहाँ पर दवाई देता है और फिर वो उसे पानी देता है। तो वहाँ पर मानो आ जाती है और फिर वो ये सब कुछ देख लेती है और वो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि सरबलंद ने किसी और लड़की को हाथ लगाया होता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि तोरसम रबिया को उसके साथ मुदस्सर के साथ देख लेता है। जिसके बाद उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है उस पर और फिर वो उसको मारने के लिए वहाँ पर चले जाता है और आखिरकार उसे मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रबिया को इशारे के बारे में खबर होती है और तोरसम उसे भी बेहोश करने के बाद वहाँ पर बैठा रहता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि सरबलंद को इशारे के बारे में खबर हो जाती है और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर वो वहाँ पर मौका वारदात पर रबिया को अपने साथ अस्पताल की तरफ ले जाता है क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही होती है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद होश आती है तो पता चलता है कि मुदस्सर की लाश भी वहाँ पर ही पड़ी है और बाद में मुदस्सर को दफन कर दिया जाता है। और फिर वहाँ पर सरबलंद रबिया को अपने साथ हवेली ले जाता है और फिर जब वो उसे हवेली लेकर जाता है तो उसकी नौकरानी बाहर खड़ी होती है और वो ये देखती है कि वो अपने साथ किसी लड़की को लेकर आ रहा है। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और भागती हुई जाती है बानो के पास और सरबलंद की वालदा के पास। और वो जब वहाँ पर जाती है तो बानो ये बोलती है कि सरबलंद आ गए हैं ना। तो फिर वो बोलती है कि हमेशा की तरह आपको सरबलंद के आते साथ ही पता चल जाता है कि वो आ गया है, लेकिन वो बोलती है कि इस दफ़ा वो अपने साथ किसी लड़की को भी लेकर आया है। जब वो ये सुनती है तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम उससे पता कर लेते हैं कि वो लड़की कौन है। और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद रबिया के पास खड़ा होता है और वो उसे ये कह रहा होता है कि हम डॉक्टर के एडवाइस के ख़िलाफ़ आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको यहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, हम आपकी हर किस्म की मदद करेंगे, बस आपको यहाँ पर सही से रहना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो पूछती है कि ये कौन है। तो सरबलंद बोलता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो बाहर चले जाते हैं और बानो सरबलंद के पीछे पड़ जाती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन है, लेकिन वो बता नहीं रहा होता और वो तब तक नहीं बताता जब तक सरबलंद अपनी वालदा के पास नहीं पहुंच जाता। जब वो अपनी वालदा के पास पहुंचता है तो फिर बानो कहती है कि वी जान देखे ना, ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। तो फिर वो बोलती है कि 1 मिनट रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो, फिर बता देता है। और फिर वो थोड़ी देर बाद खुद उससे पूछती है कि बताओ बेटा वो कौन है। तो फिर वो बोलता है कि वो किसी मेरे करीबी दोस्त की बेवा है, उसके सामने उसके शौहर को मार दिया गया था, अभी इस बात को गुजरे 72 घंटे भी नहीं हुए और मैंने उसे अपने घर में पनाह दी है। जब ये बानो ये बात सुनती है तो फिर वो ये कहती है कि मैं इसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन मैंने इस लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद सरबलंद बोलता है कि मुझसे इस बारे में और बात ना करो, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। वहाँ पर सरबलंद की वालदा भी यही कहती हैं कि बेटा तुम उस पर अच्छे से यकीन रखो और जब वक्त आएगा तो फिर वो तुम्हें खुद ही बता देगा। लेकिन बानो का शक और बढ़ता चला जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी सारी नौकरानियाँ किचन में खड़े होकर बातें कर रही होती हैं कि सरबलंद इस दफ़ा अपने साथ किसी खूबसूरत लड़की को लेकर आया है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन
दोनों का आपस में चक्कर चल रहा हो। हम देखते हैं कि बानो साइड से गुजर रही होती है तो उसके कानों में बातें चली जाती हैं और फिर वो वहाँ पर आके नौकरानियों को डांटने लग जाती है और उसे काम पर लगा देती है और वहाँ पर बैठकर पानी पीने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है और फिर वो बोलती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया है? तो फिर वो बोलती है कि हाँ, उसने बोला है कि वो किसी करीबी दोस्त की बेवा है और उसको उसने अपने घर में पनाह दी है। तो फिर उसकी भाभी बोलती है कि ये क्या बात हुई, अब लोग इतनी ज़्यादा बातें बना रहे हैं। जिसके बाद बानो कहती है कि उसने मुझे भी साफ साफ सारा कुछ बताने से इनकार कर दिया। तो फिर वो उसकी भाभी बोलती है अच्छा उस लड़की पर नज़र रखना। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद अपनी वालदा के पास बैठा होता है। तभी नौकरानी आती है और बोलती है कि ज़रमाला बाजी यहाँ पर आ गई हैं। ज़रमाला सरबुलंद ने उससे रबिया को उसका नाम दिया होता है ताकि उस हवेली के अंदर उसकी पहचान छुपी रहे और फिर किसी को पता न चले। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि रबिया आ जाती है और फिर सरबुलंद की वालदा उससे मिलती हैं। तो वो देखते साथ ही कहती हैं कि बेटा, तुम्हें इस तरह लग रही हो कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है और तुम यहाँ पर आराम से रहो। तुम सरबुलंद की